हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं फोर्स रगा का मॉक टेस्ट नंबर 22 और मॉक टेस्ट की अब अंतिम दिन चल रही है। बिकॉज आपको भी पता है 1 सितंबर के बाद से ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें बदली हुई दिखेंगी ए टू जेड स्टडी के ऊपर। ठीक है, बड़ी बड़ी क्लासेस दिखेंगी, मतलब लंबी लंबी क्लासेस। कोई भी क्लासेस 1.5 घंटे से 2 घंटे से कम की नहीं होगी। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है अगर कोई क्लासेस ऐसी दिखी भी जो 1 घंटे से कम की है तो वो ऐसी क्लासेज होगी जैसे इन्फॉर्मेटिव क्लासेस। ठीक है, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, क्योंकि पढ़ाई वाली क्लासेस जो होगी वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस होने वाली हैं। ठीक है, जब तक ये हाफ आवर्स या फिर 1 घंटे से कम की क्लासेस चल रही है मजा ले लो मॉक टेस्ट की, क्योंकि 1 सितंबर के बाद से बहुत कम मॉक टेस्ट आएंगे। क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है और वो क्रैश कोर्स ऐसा होगा पेपर आउट वाला क्रैश कोर्स। ठीक है, क्योंकि 1 सितंबर से टू स्टडी को जो फॉलो करेगा उसका सिलेक्शन मैं बोलता हूँ कि 100% फिक्स होगा। बात समझ लेना, 100% फिक्स होगा। प्रिपरेशन उसकी इस लेवल पे जाएगी वाई ग्रुप के लिए, चाहे एक्स ग्रुप की इंग्लिश के लिए। ठीक है, बाकी वाई ग्रुप की कंप्लीट। अदरवाइज आप ना वाई ग्रुप की अगर कंप्लीट बैच की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारा पेड बैच भी ले सकते हो। पेड बैच में आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट के, जैसे कि इंग्लिश का, रगा में अंदर रीजनिंग, मैथ, जीके सबका, और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाएगा। और हमारी जो पेड प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ आती है ना, वो भी इसमें मिल जाएगी। और ये चीज है कि हम दिलासा दिलाने वाली बात नहीं करते हैं, लेना है लो, अदरवाइज पछता के अगली बार ले लेना। ठीक है, क्योंकि हम सिलेक्शन देते हैं, दिलासा नहीं देते, रिक्वेस्ट नहीं करते कि हाँ हाँ ले लो। ठीक है, अदरवाइज आपको अगर लेना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है एटीट्यूड स्टडी ऐप। आप आराम से बाई डाउनलोड करके, आपको बाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप करके हमारे टीम मेंबर से पूछ सकते हो। अगर ट्रस्ट है तो बाई करो, ठीक है, अदरवाइज वेट कर लो अगली वैकेंसी का। बाकी इंग्लिश की जो बैचेज हैं, आप चाहे एक्स ग्रुप से हो चाहे वाई ग्रुप की, अलग से सिर्फ इंग्लिश की बैच लेके भी पढ़ पाओगे टू स्टडी ऐप पे। बाकी देखो, आप में से जो भी बच्चा, मॉक टेस्ट तो हर कोई को लगाना होगा, चाहे आप तैयारी कहीं से भी करो, मॉक टेस्ट आपको लगाना ही होगा। तो वाई ग्रुप की स्पेशल मॉक टेस्ट भी है, आप इसको लगा पाओगे, मतलब ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर ही इसको लगाओ। बहुत, मतलब बोल रहा हूँ, जेन्युइन मॉक टेस्ट है। इस मॉक में जितने मतलब मार्क्स आएंगे, रियल एग्जाम में भी आपको उतने ही मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलो फिर पहला सवाल है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। मैं ना ए टू जेड स्टडी ऐप के मॉक के बारे में बोला। इस मॉक के अंदर जितने मार्क्स आएंगे उतने एग्जाम में आएंगे, और यूट्यूब पे जो मार्क्स आते हैं वो एग्जाम से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रीजन, क्योंकि ये जस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होते हैं। इस मॉक में जितने मार्क्स आए ना, मतलब यूट्यूब पे, एग्जाम में उससे कम मार्क्स आएंगे। रीजन जानते हो क्या है? यूट्यूब पे भर भर के टाइम मिल जाता है ना, तो टाइमर चल रहा है बगल में, ना कुछ रिलैक्स होकर सवाल बना रहे हो, तो ऑब्वियसली इसका फायदा मिल रहा है आपको यूट्यूब पे। तो आपके एग्जाम से कोई लेन देन है नहीं, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है यूट्यूब पे। बाकी टाइमर वाले ऑनलाइन मॉक लगाओगे तो वो एक्चुअल पता चलेगा एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, ये चीज बताओ मेरे को। तो संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी गई है, ये चीज तो आपको पता होगा। कह रहा है कि किस, मतलब पिछले साल किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया था। देखो इस बार ना मैं एक डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर लाऊंगा, डिफेंस एग्जाम के लिए लेके, ए टू जेड स्टडी 2.0 के ऊपर। इसके ऊपर नहीं, करंट अफेयर के लिए ए टू जेड स्टडी 2.0 जो चैनल है उसको फॉलो कर लेना। करंट अफेयर की क्लासेस वहीं पे 1 सितंबर से आनी शुरू हो जाएगी, नई चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ए टू जेड स्टडी 2.0 चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे जो मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा उसको पढ़ के खाली एग्जाम में एक बार चल जाना, आप लिख के ले लो, एग्जाम में लगेगा ना कि धरा धरा है क्वेश्चन, बस वही जो हम बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आंसर कर रहे हैं, उस टाइप की फील आने वाली है। तो किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है, ये बता। वो है क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया ने क्या किया था भाई, अभी अपने करेंसी को यूरो के रूप में अपना लिया है। कह रहा है अगर पार्क को हम लोग ना ये लिखते हैं 3749 के रूप में लिखते हैं, रेश को अगर 74769 के रूप में लिखते हैं, उसी भाषा को केयर, मतलब उसी भाषा में केयर को कैसे लिखेंगे। देखो पहली बात, पार्क PARK, इसको लिखा 3749, रेस RACE 4762, तो केयर को क्या लिखेंगे हम लोग। ठीक है, देखो इसमें पहले C है तो C को इसके अंदर देखो 6 लिख रखा है, इसके लास्ट में क्या है E है तो E को 2, तो स्टार्टिंग में 6 और एंड में 2 किसके है, पूरा नहीं देखना, स्टार्टिंग में 6 एंड में 2 किसके है, तो ऑप्शन नंबर डी में, बाकी किसी में नहीं मिल रहा है। अगर और कोई ऑप्शन हो जाता जो कि स्टार्टिंग में 6 और एंड में 2 रहता तब हम जाके आगे सॉल्व करते, बट इतना ही पे मिल जा रहा है, तो एग्जाम में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, स्मार्टली क्या करेंगे, आंसर करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच होना बहुत जरूरी है।
ये कह रहा है 1633 100 104, फिर कह रहा है सॉरी 401, और उसके बाद अगला पूछ रहा है क्या हो जाएगा। देखो इसके अंदर क्या कर रखा है, 16 को 33 किस तरीके से बना सकते हैं। तो सिंपल सा एक लॉजिक है, 16 इंटू 2 क्या हो जाता है 32। अगर इसमें एक ऐड कर देंगे तो 33 हो जाएगा। अगर 33 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फायदा नहीं है, वो 100 के करीब जाएगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली वो 100 के करीब कब जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 99 आएगा, और 99 में 1 ऐड कर देंगे तो 100 मिल जाना है अपना। तो 100 में इस बार क्या करोगे आप, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब 400 के करीब जाएगा, और अगेन इसमें हम 1 ऐड करेंगे 401 आएगा। और इस बार 401 को किससे करेंगे, पहली बात तो देखो पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, तो इस बार ये चीजें ऑब्वियस हो चुकी है कि 5 से करना है। तो ये 505 और सॉरी 5020 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा ना। चलो 2005, इसमें इस बार 1 ऐड करोगे तो 2006 आ जाना है। आगे देखते हैं सवाल। कह रहा है एक मैट्रिक्स का सवाल है, आपको इसके अंदर बताना है इस वाट के जगह पे क्या हो जाएगा। अगर 7 13 को एक साथ 4 बनाते हैं, या फिर 7 9 को 11, इस तरीके से आपने या तो वर्टिकली देखो या फिर हॉरिजेंटली, या तो आप कॉलम में देख लो या फिर क्या कहते हैं इसको ग्रिड सिस्टम के थ्रू देख लो, कॉलम या फिर रो के थ्रू देख लो, मतलब आपको जिस तरीके से लगे अच्छा लगे देखो, जैसे आंसर आ जाए वैसे ठीक है। अब 7 9 11 करेंगे तो समझ में आ रहा है, 7 में 2 जोड़ दिया, 9 में 11 2 जोड़ दिया, बट 13 25 30 के साथ वो सीन नहीं है। तो हम इस तरीके से अब देखेंगे 7 13 और 174 का क्या कोई लेना देना है। अगर आपके दिमाग में वैसा कुछ आ रहा है कि हाँ है, तो आप उसको सॉल्व करो क्या किया गया। एक अभी आजकल एक ट्रेंड में बड़ा फॉर्मूला चल रहा है, या तो ए का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर, मतलब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैट्रिक्स बनाने के ये जो लॉजिक है। तो हमने क्या किया, 7 का क्यूब करके 13 का स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ जाएगा भाई 343 माइनस 169, 174 आ जाएगा। अगर आप ये जो चीजें है ना एसएससी से उठा के पूछी जा रही है, एसएससी आजकल वैसा कांड बहुत ज्यादा कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी देखो क्या करोगे, 9 का क्यूब करके 25 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये 729 हो जाएगा, 625 घटा दोगे 104 मिल जाएगा आपका। वही काम करोगे अब 11 का क्यूब माइनस 30 का स्क्वायर, 11 का क्यूब क्या होता है 1 3 3 1 होता है, यही होता है ना। 11 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आपका वही आंसर आएगा, ठीक है। और 30 का तो फिर पूछना ही नहीं है, 3 3 9 मतलब 900 हो जाएगा। इनको अगर आप माइनस करा लोगे तो मिल जाएगा 134, 431 जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो आई होप गाइस इसकी चीजें आपको इजली समझ में आ रही है, इसके अंदर कुछ है नहीं। और यहाँ पे बस क्यूब और स्क्वायर थोड़ा सा जुबान पे रटा रटाया रहे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज एग्जाम में टाइम लगेगा आपको, बार बार 11 को मल्टीप्लाई करने में, 9 को मल्टीप्लाई करने में दिन बीत जाएंगे। आगे देख लो, सवाल कह रहा है कि एक नाव, ठीक है सॉरी एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध 13 किलोमीटर अपनी नाव चलाता है। मतलब धारा के विरुद्ध मतलब क्या होता है, यही जब देखो जब भी हम नाव चलाते हैं पानी में ना, दो तरीके से चला, एक इस साइड में आपका स्ट्रीम है, ठीक है, मतलब पानी इस साइड से बह रहा है, तो हमको चलाने में आसानी होगा, क्योंकि हमारा क्या है ना कि अपना खुद का स्पीड और साथ में पानी का स्पीड दोनों साथ में मिलके अपने को फोर्स लगेगा तो हम जल्दी पहुंचेंगे। और मान लो पानी इधर जा रहा है और हम जा रहे हैं इधर, वैसे सिचुएशन में क्या होगा, पानी हमको पीछे ढकेलेगा और हम खुद को आगे पानी के अगेंस्ट ढकेलेंगे। उसमें दोनों अलग अलग चीजें हो गई, एक होता है धारा के विरुद्ध और एक हो गया धारा की दिशा में। समझ गए क्या चीजें हो गई दोनों। तो इस बार हम लोग धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, 13 किलोमीटर अपनी नाव को चलाते हैं तथा धारा के साथ जो चलाता है 28 किलोमीटर अपनी नाव को चलाता है। प्रत्येक बार वह 5 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल बताओ, देखो धारा के अगेंस्ट जा रहा है 13 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लग जा रहे हैं, लेकिन धारा के साथ जा रहा है तो वो 28 किलोमीटर चल जा रहा है और टाइम कुछ भी 5 ही घंटा लग रहा है। सोचो इमेजिन करो कि 28 किलोमीटर जा रहे हैं तो भी हमको सिर्फ 5 घंटे लग रहे हैं, और इसमें 13 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लग जा रहा है। कितना का गैप है, रीजन है क्योंकि हम धारा के अगेंस्ट जा रहे हैं। खैर वैसे सिचुएशन में क्या करना भाई, तो धारा के विरुद्ध क्या कितना जा रहे हो आप ये बताओ। अगेंस्ट जा रहे हो ना, तो अब कर लो, तो ये हो जाएगा u बराबर क्या लिख लोगे, हो जाएगा आपका स्पीड क्या हो जाएगा 13/5 और d बराबर क्या हो जाएगा 28/5। जैसे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपने पढ़ा है ना, धारा के विपरीत जाओगे तो अप स्ट्रीम कहते हैं u से लिखेंगे, और धारा की दिशा में जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम कहते हैं d से लिखेंगे, ठीक है। ये 5 दूनी 10, 5 6 30 और ये 5 25 और ये भी हो जाएगा 5 3 3 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो ये कह रहा है धारा की चाल बताओ,
मान लेते हैं एक्स उस नाव की चाल हो जाएगी तो वाई धारा का चाल हो जाता है। तो एक्स बराबर क्या होता है, मतलब एक्स बराबर क्या होता है यू प्लस डी बाई टू, और वाई बराबर क्या होता है, धारा की चाल अगर निकालना हो तो आपको क्या करना है, डी माइनस यू बाई टू। ठीक है, बड़े में से छोटे घटा लो, और बड़ा हमेशा डी की वैल्यू ही रहेगी, ऑब्वियस है चीज है। तो y की वैल्यू पूछ रहा है धारा का चाल, तो y बराबर हो जाएगा 5.6 माइनस 2.6 बाई टू, मतलब 3/2, मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल भी जो है 1.5 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो इस स्पीड का हमको बोनस मिलेगा, अगर धारा के अगेंस्ट जाएंगे तो उसका हमको लॉस होगा। धारा मतलब जो स्ट्रीम होगी हमको परेशान करेगी जाने में। आगे देखो, कह रहा है 5 पुरुष तथा 3 लड़के 23 एकड़ खेत को 4 दिन में जोत सकते हैं। कह रहा 3 पुरुष तथा 2 लड़के 7 एकड़ खेत को 2 दिन में जोत सकते हैं। तो कितने लड़के 7 पुरुषों के साथ 45 एकड़ जमीन को 6 दिन में जोत लेंगे। पहली बात, इनका मेन और बॉयज का रेशियो निकाल लो। अब कह रहा है ये 3 बॉयज है, पहले तो 5 मेन, ठीक है, 5 मेन प्लस में 3 बॉय, ये दोनों मिलके कितने नीचे लिखेंगे 23, बिकॉज वर्क को नीचे लिखते हैं, डेज को ऊपर ही लिखेंगे, 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो ये कह रहा है 3 मेल प्लस में 2 बॉय जो है ना आपका 7 एकड़ खेत को ये 2 डेज के अंदर जोत लेते हैं। तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 25 70, ठीक है, 70 एम हो गया, प्लस में 7 दूनी 14, और ये 42 भी हो गया, और 23 से 3 बार में करो तो 69 एम हो गया, और ये 23 से 2 बार में करोगे तो 46 भी हो गया। तो अगर हम 69 को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ m मिलेगा, और 42 को अगर हम सिर्फ 46 के साथ करेंगे तो 4 भी मिलेगा। मतलब m रेशियो b बराबर क्या हो गया, 4:1। ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकते हो ना m/b बराबर 4/1 ऐसे। ये मेल और बॉय का रेशियो 4:1 आ गया। ये क्लियर है। अब सवाल में कह रहा है बताओ, अगर कितने लड़के, मान लो x बॉयज 7 मेल के साथ मिलकर 45 एकड़ जमीन को 6 डेज में जोतना चाहते हैं, तो वो कितने बॉयज होने चाहिए। तो मान लो x बॉयज हमको पता नहीं, तो इनमें से ना या तो इस वाली वैल्यू को हम इसके बराबर लिख लो, या फिर इस वाली वैल्यू को रख लो। किसी को भी रखोगे एक सी वैल्यू सेम आएगी, तो हम इसको रख लेते हैं। तो ये 5m प्लस में 3 बॉय, और ये मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 23। अब देखो b की वैल्यू क्या रखोगे आप, m, और m की वैल्यू क्या रखेंगे, सॉरी मैंने बोला b की वैल्यू क्या रखेंगे 1, और m की वैल्यू रखेंगे 4। ठीक है, तो b की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये ओनली x हो जाएगा, और ये 7 इंटू 4 लिखोगे तो 28, 45, और ये हो गया आपका 6 इज इक्वल टू m की वैल्यू 4 रखनी है, तो 20 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 4। तो ये 23 तो ऐसे ही कट गया, ये पूरा है कट गया ना 23, ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 3x प्लस में, और 28 से कितना हो जाते हैं 84, ठीक है, और ये 45 दूनी 90, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। मतलब 2 लड़के चाहिए थे 7 मेल के साथ, तभी वो 6 डेज के अंदर क्या कर लेते हैं 45 एकड़ खेत को निपटा देते हैं जोत के। ठीक है ना, चलो आगे देखो, कह रहे डीवीडी बोल रहे इनमें से कौन एक डीवीडी से अधिक डेटा संग्रहित करता है। मतलब ये जो है ना, डीवीडी से ज्यादा डेटा अगर संग्रहित करना है तो आपने ब्लू रे डिस्क का आपने सुना होगा नाम, कब सुना होगा नहीं पता। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो आज तो जब डीवीडी आया उससे पहले क्या था, हमारे पास एक सीडी टाइप का होता था, जिसमें कि हम आपने देखा होगा सीडी, और मतलब एक तरीके सीडी और डीवीडी अपने टाइम पे देखा है कि नहीं आपने, क्योंकि अब आप जिस एज में हो ना, मेरे को कम लगता है कि आप में से किसी ने देखा भी होगा। तब तो जब से आ रहे हो तब से यही चीज देख रहे होगे, पेन ड्राइव। अगर देखे हो तो ठीक है। आपने पहले एक मतलब डीवीडी की तरह आता था कार्ड, उसके ऊपर आपने देखा होगा लिखा रहता था ब्लू रे डिस्क, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मूवीज वगैरह हम लोग ऐड कर सकते थे, अदरवाइज आपको उतना छोड़ो नहीं जाना डिटेल में। तो इतना सोच लो कि डीवीडी से ज्यादा डेटा ना ब्लू रे डिस्क के अंदर मतलब स्टोर करके रखा जा सकता है। अगर आपने कभी लाइफ में देखा होगा तो समझ गए होगे, या फिर नए नए इंसान हो तो नहीं समझोगे। तो ऑप्शन नंबर सी को बस याद कर लो, कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है, पूछता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज जब ऐसी हो गई ना कि आप देखा नहीं है तो समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। जैसे जब जिस टाइम पे हम लोग थे तो उस टाइम हम जिस एज में है ना हमने पूरा प्रोग्रेस देखा, और आप जिस एज में हो ना
बनी बनाई चीजों को आपने देखा, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। आगे देखो 90s वाले जो है ना वो बहुत ही मतलब 1900 जिसका 97 1998 इस टाइम का जो एज है ना, वो लोग बहुत मतलब एक तरीके से कह लो खुशनसीब हैं। अपनी पिछली पीढ़ी को ग्रो करते हुए हमने देखा, और आपको क्या मिला, अब जो बच्चे होंगे 2000 बाद वाले वो बस वही चीजें देख रहे होंगे जो चीजें ग्रो हो चुकी हैं। हमने दोनों चीजों को देखने का मौका मिला। हमने पिछड़े लोगों को भी देखा, पिछड़े लोग किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं उनको भी हमने देखा। आगे देखो स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? कहोगे कहाँ है भाई? रायपुर के अंदर है। ठीक है, अब रायपुर क्या है भाई, ये चीज मेरे को बताओ कमेंट करके। कह रहा है एक कूट भाषा में अगर पेन को ना 177 लिखते हैं, कैप को क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात देखो PEN, पेन को लिखते हैं हम लोग 17 7 17। पहली बात P कितने नंबर पे होता है? 16। 16 में एक ऐड कर दो, मिल जाएगा ये 17। E कितने नंबर पे होता है? 5। अगर हम 5 में 2 ऐड कर देंगे मिल जाएगा 7। N होता है 14 नंबर पे, 14 में 3 ऐड कर दोगे मिल जाएगा 17। अब हो जाएगा कैप। कैप के अंदर 3 में अगर आपको 1 ऐड करना है 4 मिलेगा। 4 नंबर पे कुछ नहीं, उतना नहीं करना, आपसे नंबर पूछ रहा तो ठीक है 4 लिख दो। अब ये 1 नंबर पे होता है A, ठीक है, 1 में आप 2 ऐड करोगे तो मिलेगा कितना? 3। अब ये P होता है आपका 16 नंबर पे, 16 में इस बार 3 ऐड करोगे मिल जाएगा 19। तो 43 19 कहाँ पे वो देख लो, आपका ऑप्शन नंबर B में है, ये आंसर सही है। 11 नंबर कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, ऑर्डर में लिखो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो देखो भाई सबसे पहले ना ये चीज आपको देखा होगा आपने, एम एल सबके अंदर है। तो मेल के बाद क्या इसमें आ रहा है? देखो इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें एल है, इसमें एफ और इसमें डब्ल्यू। तो पहले आई आता है कि एल आता है, एफ आता है? बोलोगे सबसे पहले एफ आता है तो 4 से स्टार्ट हो जाएगा, और 4 से स्टार्ट होने वाला और ऑप्शन ए और बी दोनों है। और दोनों में एक चीज कॉमन है कि 412 दोनों में है। तो सिर्फ हमको 5 3 में देख लेना पहले कौन आएगा और इसी को आंसर कर दो। 3 एंड 5 के बारे में सोचो, इसमें एम एल के बाद एल और इसमें एम एल के बाद डब्ल्यू है, तो ऑब्वियसली पहले एल आएगा, तो 3 पहले आएगा 5 बाद में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलो 12 कह रहे हैं 4 मित्र हैं HIJ और K एक वर्ग के चारों कोने पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। H और J विकर्णतः सम्मुख कोनों पर बैठे हैं। I H के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो J के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? देखो मैं इसको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले एक आपको ना ये स्क्वायर बनाने हैं, वर्ग हो गया। अब इनके चारों कोनों पे इन चारों को बैठाना है। तो कह रहा है H और J विकर्णतः बैठे हुए, डायगोनली बैठे, लेकिन कौन किधर बैठा नहीं पता। तो ये चीज सुनो ना, I H के ठीक बाई बैठा हुआ है, तो H को यहाँ बैठाएंगे तो उसके जस्ट लेफ्ट साइड में I भाई बैठ गए। तो ये कह रहा था स्टार्टिंग में H और J विकर्णतः डायगोनली, तो इनको ना डायगोनली यहाँ पे डाल दो J भाई को। अब बचा कौन? H यहीं पे बैठ, नहीं सॉरी, कौन दूसरा एक और कौन नाम है इसका? J। ये भी हो गया। K बचा हुआ था तो K को हमने बैठा दिया। कह रहे J के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? J के ठीक दाईं ओर I बैठा हुआ है, क्योंकि राइट साइड इधर होगा अगर इसका फेस इधर हुआ तो वो I का ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, चलो कह रहा है यदि किसी संख्या का 80% सेम पैटर्न पे, अभी एफकैट का एग्जाम हुआ 27 तारीख को, एग्जैक्टली खाली डेटा चेंज था, बट यही लगभग सवाल समझो कि दे रखा था एफकैट के अंदर कि मान लो किसी संख्या का कुछ परसेंट की वैल्यू समथिंग दे रखी है, तो किसी उस संख्या का कुछ परसेंट क्या होगा? जैसे यहाँ पे मान लो x का 80% दे रखा है 768, ये 0 0 कट जाएंगे और 8 9 72 और 8 6 कितना हो जाएगा? 8 6 48, x बराबर क्या हो जाएगा? 960। तो कह रहे हैं 960 का पहले 5% का 40% निकाल के आंसर बता दो। 0 0 कट जाने हैं और ये 5 2 20 कट गया, ये 4 से 5 बार में कट जाएगा तो 96/5 हो जाएगा। 5 से एक बार में कटेगा 5 9 45 और 8 से 1 बचा 5 दूनी 10। ठीक है, 19.2 ऑप्शन नंबर डी कहाँ पे है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 19.2 जो है ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। आगे देखो 14 नंबर कह रहा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में है? नामदफा एक नामदफा नहीं, नमदफा लिखा हुआ है, दफा। अब जो ये पढ़ने में लग रहा है नामदफा मतलब बेवफा, ऐसा वर्ड एक आ रहा है बेवफा, मतलब साउंड आता है नामदफा बेवफा, एक टाइप का लग रहा है। तो सोच लेना कि अरुण क्या था? बेवफा था।
तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अरुण क्या था, बेवफा था, इसलिए वहां पे नामदफा नाम की राष्ट्रीय उद्यान बना के अरुण को हमने डाल दिया अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। कह रहा है कुन्ना इनमें से किस देश की राजधानी है, तो हमने इस देश का आज जिक्र कर चुका है ऑलरेडी मैंने, ठीक है। आप बताओ मैंने किस देश का आज जिक्र किया, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो मैंने आपको हिंट दे दिया। मैंने बोला क्रोएशिया ने रिसेंटली यूरो को अपनी करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया है। और देखो मैं बताता हूँ ना, एक एफकेट के अंदर क्वेश्चन आ रखा था, मैंने बोला ना मैंने देने चला गया था, मेरे को एयरफोर्स के लिए पढ़ाना होता है और एफकेट की बैचेस स्टार्ट करूंगा अगली बार, इसलिए मैं एग्जाम देने चला गया। पिछली बार भी एग्जाम दिया था, रिजल्ट भी आया था, इस बार भी रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा आ गया। लास्ट स्टेज बचा हुआ था एफकेट की, तो सोचा चलो दे आते हैं, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। तो देखो एफकेट की जो सीन है ना, इसमें एक सवाल पूछा गया था, देखो यूरो और ऐसे मतलब 3-4 ना करेंसीज, जैसे एक था पेसो और एक था डॉलर और एक कुछ ना, मैं बता रहा हूं आपको, डॉलर हो गया ये, और एक और कोई वर्ड रखा था जिसका कोई करेंसी से लेना देना नहीं था। तो यूरो को ना इस तरीके से लिख रखा था REO ऐसे करके, पेसो को SOEP लिख रखा था, डॉलर को LADOLI मतलब ऐसे करके लिख रखा था। मतलब इनको रीअरेंज करके उनको बताना था सब में से ऑड कौन सा है, ठीक है। तो मैंने तो इजीली समझ लिया, बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इन सभी मेरी चीजें आसान थी। लेकिन आप जब एयरफोर्स के लिए जाओगे ना, तो ये एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए रगा में जब जाओगे तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना। जब भी ऐसा सवाल है ना, तो देखना 3 चीजें ना एक ही चीजों से रिलेटेड रहेगी जो एफकेट ने दिया। देखो एफकेट का जो क्वेश्चन सेट करेंगे, एयरफोर्स वाई ग्रुप के रगा का भी वही सेट करेंगे। अगर मैं जिस शैली में बात करता हूँ आपके साथ, वो मतलब दूसरे के साथ भी बात करूँ तो उसी शैली में बात करूंगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? इन्होंने एफकेट के लिए जिस शैली में क्वेश्चन सेट किया वही करेंगे, थोड़ा सा इजी करके एयरफोर्स वाई ग्रुप के रगा के लिए। इन्होंने यहाँ पे करेंसी का नाम दिया, तो आपके लिए कुछ इजी वर्ड सेट कर देंगे और एक डिफिकल्ट मतलब एक डिफरेंट वर्ड सेट किया जाएगा, जिसको रीअरेंज करने पर पता चलेगा 3 मतलब कुछ ना कुछ है, एक ही ग्रुप से रिलेटेड है और चौथा किसी और ग्रुप से। मैं एग्जाम इसलिए देने जाता हूँ ना कि मुझे आगे चल के पढ़ाने में बड़ा मदद मिलता है, कि इसलिए क्वेश्चन भी लीक हो जाता है हर बार मैथ रीजनिंग का, ठीक है। बाकी करंट अफेयर मैंने देखा एफकेट वाले इस बार पता नहीं क्या कर रहे थे, खाली भर भर के डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ाया उन्होंने, मतलब पूछा है उन्होंने। तो मैं A to Z स्टडी 2.0 चैनल पे ना दबा के सब चीजों करंट अफेयर दूंगा, और डिफेंस का भी करंट अफेयर का एक सीरीज होगा 1.5-2 घंटे का, उसमें कंप्लीट डिफेंस 2 पार्ट में होगा, ठीक है। डिफेंस, एक तो डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर होगा और एक डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा A to Z स्टडी 2.0 चैनल पे। उन दोनों चैनल्स को मतलब वीडियोस को देख लेना, आपका काम बन जाएगा। कह रहा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय किस स्थान पर है? देखो IMF का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? वाशिंगटन DC के अंदर है। फिर कह रहा है किसी दुर्ग में 150 दुर्ग का मतलब किला होता है, किसी किले में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था। 10 दिन पश्चात 25 लोग चले गए, तो शेष खाना कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? अब शेष खाना का रिलेशन निकालना है ना, तो 25 सैनिक चले गए तो 125 लोग बचे होंगे, तो 125 तो बचे, लेकिन 150 लोगों का तुलना 45 दिन से नहीं करेंगे, 10 दिन बाद क्या रहा है, तो 10 दिन घटा लो तो बचेंगे 35 डेज, ठीक है। अब ये मत कहना यहाँ पे 35 क्यों लिखा, 45 लिखना था। अरे भाई 10 दिन बाद का रिलेशन निकालना है, तो 10 दिन घटा लो। अब 25 लोग चले जाएंगे तो कितने लोग बचेंगे? 125 लोगों का खाना x डेज तक चलेगा, तो ये 25 25 125 फिर 25 6 का 150, ये 5 से 35, तो ये 7 6 42, मतलब 42 डेज के अंदर 42 दिन तक चलेगा। ऑप्शन नंबर सी। और सेम इस पे भी एक सवाल एफकेट में पूछा था, डेटा कुछ और था, उसमें कुछ और मतलब क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही कुछ पूछा हुआ था, खाली डेटा कुछ इधर उधर करके दे रखा था। और मेरे को जहां तक याद आ रहा है वो भी शायद किसी के खाने वाने से रिलेटेड ही था वो भी चीज। तो इस सवाल पे थोड़ा गौर करो, ऐसे सवाल को बढ़िया से पढ़ के जाना, क्योंकि एफकेट ने पूछा है और एयरफोर्स 100% देगा ही देगा, इसी लेवल पे देगा। और इजी सवाल था गाइस। एफकेट में मैंने बच्चों से सुना ना, एफकेट के जो बच्चे थे वो ऑब्वियसली मेरे से जूनियर थे, क्योंकि मेरा सोच लो एफकेट का लास्ट स्टेज चल रहा था, मेरे को मौका नहीं मिलेगा एफकेट एग्जाम देने का, एज खत्म हो गया मेरा और कोई रिलैक्सेशन वैसे नहीं मिलती है। तो एफकेट में क्या हुआ, जब मैं बच्चों से सुन रहा था, लोग आ रहे थे तो जंक्शन तक, तो वो रो रहे थे, देखो हमने इतना पढ़ाई किया ऐसा वैसा। मैंने बोला देखो यही सीन होता है ना कि आप जिस लेवल पे पढ़ाई होना चाहिए वो नहीं पढ़ पाते हो। जो मतलब कुछ कुछ चैनल्स का नाम बता रहे थे, मैंने चुपचाप नाम नहीं लूंगा उनका, तो बट वो कह रहे थे देखो इसने सिर्फ गलत चीजें पढ़ा दी, ये पढ़ा दी, वो ऐसा सवाल नहीं आया।
मैं वो सोचता था काश मैंने एफकेट की बैच स्टार्ट की होती, या फिर काश वो एफकेट वाला मेरा वाई ग्रुप का बैच पढ़ के गया होता, मैथ और रीजनिंग धो के आता वहां से, ठीक है ना, मैथ और रीजनिंग धो के आता, और इंग्लिश भी, इंग्लिश का लेवल एयरफोर्स वाई ग्रुप से और एक्स ग्रुप से ऊपर रहता है, ये चीज सोच लो। वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप का कोई इंग्लिश का लेवल नहीं है, बहुत ईजी होता है, लेकिन एफकेट का इंग्लिश का लेवल स्टैंडर्ड अच्छा खासा था। तो वाई ग्रुप का इंग्लिश पढ़ के मैं ये कहूँ ना कि जैसे एयरफोर्स में जाके हम लोग इजली 20 में 20 सही कर लेते, तो एफकेट में फुल नहीं सही कर पाएंगे। हमको बहुत ज़्यादा वोकेबलरी पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ग्रामर के रूल्स की बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ग्रामर इजली बना लोगे, लेकिन वोकैब का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा रहता है। ग्रामर वही पूछता है जो वाई ग्रुप का है, लेकिन वोकैब का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर रहता है। कॉमन रीडर आप इजली बना लोगे, ठीक है ना। फिलिंग द, और एक चीज़ है, मैंने एक या दो गलती मैंने से मिस्टेक हुई है, पता है कहाँ पे, मैं बताऊँ, मैं एग्जाम दे रहा था तो देखो, एक ना देखो, जब वो लगातार ऐसे पूछते हैं जैसे सिनोनिम पूछ रहे हैं, तो वो नहीं जैसे आपसे पूछा गया कि इसका सिनोनिम बताओ, वो लोग अजीब टाइप से पूछते हैं सिनोनिम। जैसे एक वर्ड रहेगा, इसका रिलेशन सिनोनिम दे रखा है, ठीक है, तो इसका पूछेगा कुछ, तो इन्होंने एक सवाल दे रखा था, एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का पूछा था, ठीक है, तो मेरे ने ऊपर का इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ा नहीं, मैंने डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जो सुटेबल वर्ड लगा मैंने फिल कर दिया। बाद में मेरे को याद आया और मैंने एक बच्चे से पूछा कि वहां पे पता क्या करना था, तुमने इंस्ट्रक्शन पढ़ा था, उसने कहा कि हाँ उसमें शायद सिनोनिम फिल करना था, लेकिन बाई चांस जो मैंने फिल किया वो सिनोनिम ही फिल किया उसका, लेकिन मैंने ये चीज ध्यान नहीं दिया था कि वो सिनोनिम पूछ रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो ये मेरे को डायरेक्शन मैंने नहीं पढ़ा, मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था इस चीज को लेके, चलो मेरी तो अक्सर ये सभी चीजें सही हो जाती है, और वो मतलब लक वहां पे अच्छा था कि सही हो गई। अदरवाइज हो सकता है वहां पे एंटोनिम पूछा होता और मैंने सेंटेंस के सेंस में अगर वहां पे फिल कर दिया होता तो ये चीजें गलती हो जाती, लेकिन लक वहां पे अच्छा था कि मैंने सही फिल किया था, ठीक है। चलो बाकी चलो ये सवाल चीज है, एक आयताकार कागज का टुकड़ा 44 इंटू 10 सेंटीमीटर का है, इस कागज को मोड़कर ऐसा बेलन बनाया जाए जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की, तो बेलन का आयतन क्या होगा। और एफकेट में ऐसे हिंदी नहीं रहता, खाली इंग्लिश रहता है, सवाल हिंदी में नहीं आते हैं, ठीक है। और हम ठहरे हिंदी मीडियम वाले, हमको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, फिर भी हमारा टाइम बच ही गया था। 2 घंटे देते हैं 100 क्वेश्चन में, हम एसएससी वगैरह में जाके मार देते हैं 100 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर, तो हमारे लिए क्या ही फर्क पड़ने वाला वो सब चीज, टाइम पूरा बच जाता है। बाकी देखो यहाँ पे एक आयताकार जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगुलर जो है, यहाँ पे एक पेपर है, इसकी जो लेंथ दे रखी है 44, इसकी जो विड्थ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब मेरे को एक बात तो ध्यान से सुनना, आप कह रहे हो उसको हम मोड़ कर एक बेलन बनाएंगे, तो इसको ना ऐसे हम रोल करना शुरू करेंगे, यहाँ से लपेटेंगे लपेटेंगे लपेटेंगे, और लपेट के नहीं देखिए वो कागज को बचपन में लोग सिगरेट टाइप का बना के, और आपने बहुत बार देखा होगा, और ठंडी के दिन में जब आग वाग के मतलब किनारे बैठ के जला के जैसे सिगरेट पीते थे बच्चे, उस टाइप का मतलब बिहेव करते थे, देख हम सिगरेट पी रहे हैं, बचपन में हर कोई कुछ ना कुछ किया रहता है। तो ये जो सीन है ना, तो हम लोग मान लो इस कागज को सिगरेट के फॉर्म में हमने, तो सिगरेट कैसा सिलेंडर टाइप का होता है, एक लंबा सा, उसकी एक मतलब गोल होती है, तो इमेजिन करो आप उसको, तो इस टाइप से बनाया हमने बेलन, और उसकी हाइट क्या है भाई, हाइट इसकी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो कागज की लेंथ है वो क्या होगी, जब हमने मोड़ा तो इससे एक सर्कल बना, तो ये कागज की लेंथ ही है ना, ये वाली लेंथ है सर्कल, तो ये कागज लेंथ सर्कल का क्या हो गया, 2πr परिधि हो गया, ये परिधि जिसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, तो पेरीमीटर लंबाई के बराबर होता है, तो 2πr बराबर क्या हो जाएगा 44, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 44, ये 22 दूनी 44 कर जाएगा, आर की वैल्यू 7, मतलब हाइट मिल गया 10 सेंटीमीटर, रेडियस मिल गया 7, तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, πr² होती है, πr²। और एफकेट में ना कोण से, शंकु से रिलेटेड पूछा था सवाल, ठीक है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट बन गया था ये, मतलब डिफिकल्ट इतना इजी नहीं था वो, कोण का दे रखा था कि मतलब उसको बाहरी पेंटिंग या फिर कुछ ऐसे करके कॉस्ट कितना पड़ रहा था, शायद पेंटिंग का ही पूछा था कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो वो बन गया था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, ठीक टाइम कंज्यूमिंग था वो। तो यहाँ पे आप सिंपली कर सकते थे 22/7, और आर का स्क्वायर करोगे तो 7 इंटू 7 लिख लो, ये 10 हो जाएगा, 7 कट जाएगा, ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और एक 15 और एक 0, तो 1540 जो होगी इसकी वॉल्यूम हो गई, ठीक है। मैं एफकेट की चीज़ों के बारे में क्यों जिक्र कर रहा हूँ, आपको नॉलेज हो कि एयरफोर्स ने रिसेंटली जो एग्जाम लिए हैं उसमें किस टाइप के सवाल पूछे हैं। ट्राइगोनोमेट्री का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कोई सवाल था कि नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर आया भी हो तो मैथ तो मैंने कहीं छोड़ा नहीं है, मैथ पूरा बना दिया, जो छूटे थे कुछ सवाल मैंने 95 अटेम्प्ट कर दिए आउट ऑफ 100, तो 5 जो छूटे थे मेरे से वो कुछ करंट अफेयर थे, वो अलग लेवल के थे जिसके बारे में मैंने सुना भी नहीं था, उसके बारे में मेरे को पढ़ना पड़ेगा आपको पढ़ाने से पहले, ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, हर चीज़ें पढ़नी ही पड़ती है।
ठीक है, तो वो चीज़ें छोड़ने में ही बेटर होगा। और एक वो मतलब 4 करंट अफेयर और एक वो कैब जो था जिसको मेरे को एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता था, वो मैंने छोड़ा था। अब देखो ये क्या, 1 + sin² थीटा या फिर ए बराबर दे रखा है 3 sin A × cos A। तो बोल रहा है tan A की वैल्यू बताओ। देखो इसमें क्या करेंगे ना, ये रखा है 1 + sin², ये खतरनाक सवाल है, बराबर sin A × cos A दे रखा है। अगर आपके पास सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी ज्यादा होगी तो आप इस सवाल को इजीली कर पाओगे, अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है आपका। तो 1 को हम चेंज कर सकते हैं sin² + cos² के फॉर्म में। आपने पढ़ा होगा ना 1 बराबर क्या होता है, sin cos² को बाद में लिखो sin² थीटा या फिर sin² A + cos² A। ये तो 1 की वैल्यू हो गई, क्योंकि होता है ना sin² A + cos² 1 बराबर 1 होता है। और प्लस लिखो sin² A, ऑलरेडी जो बचा है यहाँ पे हो गया 3 sin A × cos A। अब ये देखो sin² दो चीज होंगी, दो बार हो जाएंगी, 2 sin² A प्लस क्या हो जाएगा cos² A बराबर हो जाएगा 3 sin A × cos A। मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, इसके लिए मैं कोई सॉरी नहीं बोलूंगा, बस आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हमको चाहिए tan, और यहाँ पे जब tan चाहिए तो cos का कोई यूज नहीं है, तो cos को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड cos से डिवाइड मारना पसंद करेंगे। क्या करेंगे, cos से ना डिवाइड मार के देखते हैं क्या कोई फायदा होगा cos से डिवाइड मारने पे। तो आंसर आएगा नहीं, cos से कोई फायदा नहीं होगा, cos² से डिवाइड मारेंगे, बिकॉज यहाँ पे sin² है, इसको cos², देखो दोनों साइड अगर cos² A और डिवाइड मार दो cos² A तो फायदा होगा क्या ना, ये एक जैसे यहाँ का cos² का स्क्वायर और ऊपर का cos कट जाएगा, और देखो ये क्या चेंज हो जाएगा sin² A डिवाइडेड बाई cos² A, इसको तोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा cos² A डिवाइडेड बाई cos² A इज इक्वल टू 3 sin A × cos A। अब ये tan में चेंज हो जाएगा और ये tan² में चेंज होगा, तो 2 tan² A प्लस ये कट के 1 हो जाएगा बराबर 3 sin A हो जाएगा। ये लिख सकते हैं ना 2 tan², यहाँ पे sin A नहीं tan A लिखना था मेरे को, बाई मिस्टेक मैंने ये कर दिया, 3 tan A। अब 3 tan A को इधर लाके माइनस कर दो तो -3 tan A + 1 बराबर 0 हो गया। अब ये 3 tan A को ना -3 tan A को इस तरीके से तोड़ेंगे ना कि 2 tan A², ठीक है, और 1 के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू मिले यहाँ पे, ये मिल जाएगा 2 tan² A माइनस ये कह सकते हो आप लोग क्या 2 tan A - tan A अब प्लस 1 बराबर 0। अब देखो 2 tan A -2 tan A और -tan A, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो अगेन क्या मिलेगा हमको -3 tan A, जोड़ेंगे तो वही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ना 2 tan को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम 2 tan को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, तो 2 tan को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा tan A - 1, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 tan A तो बाहर निकल गया, और यहाँ पे -1 को कॉमन लेंगे तो मिलेगा tan A - 1। ये दो चीजें मिल गई, इनको कॉमन लो और इनको बाहर निकालो, तो 2 tan A - 1 बरा और एक मिलेगा tan A - A बराबर 0। तो मतलब मिल जाएगा ना tan A बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा tan A बराबर 1। तो tan A बराबर भी 1 होगा और tan A बराबर 1/2 भी होगा, दोनों के दोनों आंसर मिलेंगे। और ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे A और B दोनों होगा और गलत ऑप्शन सेट किया हुआ, यहाँ पे मैं सुधार देता हूँ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। चले A एंड B दोनों हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू tan A की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 1/2 भी हो सकता है। आगे चलो 20 नंबर सवाल क्या रहा ना कि देखो, अगर योर अटेंशन प्लीज को हम लोग प्यू क्यू जू लिखते हैं, काइंड अटेंशन को हम लोग म्यू जू लिखते हैं, प्लीज पे अटेंशन को हम लोग पू जू रू लिखते हैं, तो पे की वैल्यू बताओ। सिंपल से लॉजिक है, यहाँ पे कह रहा है देखो पे की वैल्यू बताओ, पे यहाँ पे है और प्लीज और अटेंशन यहाँ पे, तो ऊपर वाले में प्लीज एंड टेंशन है, तो प्लीज एंड टेंशन के साथ साथ इसमें पू कू जू है ना, तो प्लीज पे अटेंशन को क्या लिखा है पू जू रू, तो पू और जू को काट लो, ऊपर में पू और जू है, ठीक है। प्लीज मतलब प्लीज और अटेंशन का मतलब हो गया पू और जू, तो बचा कौन सा रू, जो कि पे की वैल्यू हो जाएगी, और पे का ही वैल्यू पूछ रहा है आपसे, पे का मतलब बताओ क्या हो जाएगा, तो रू ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। इस नंबर देखो कह रहा है श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, यहाँ से फिर दक्षिण मुड़ती है और 11 किलोमीटर चलती है, अच्छा लड़की है,
11 किलोमीटर चलती है। फिर यहाँ से पूर्व में 13 किलोमीटर चलती है। फिर अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर। तो अगेन 4 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो 13 में से ये 4 घट जाएगा तो ये 9 बचेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाएगी। तो बताओ ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है? तो ये जो वैल्यू है वही हो जाएगा 11 किलोमीटर। 11 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। 22 कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपए में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है, तो 5% प्रॉफिट के लिए उसको कितने में बेचना चाहिए? देखो 5% की लॉस का मतलब क्या? उसको 85% पे अगर बेच रहा है तो उसकी वैल्यू 425 है, तो 5% प्रॉफिट का मतलब 100 में 5 जोड़ लो। जैसे 15% लॉस में हमने 100 में 15 माइनस किया तो 85% हो गया, और 5% प्रॉफिट के लिए 100 में 5 जोड़ोगे तो 105% की वैल्यू निकालनी है। तो 425 बटा में क्या लिखोगे? 85 इंटू 105, ऐसे निकाल लो। ये 17 के टेबल से 17 से कट जाएगा, और यहाँ से अगर डिवाइड देना तो 17 से कितने बार में कटाएंगे तो कटेगा भाई? तो 17 दूनी 34 कट जाएगा। 34 में 42 घटाओगे तो क्या हासिल मिलेगा? 8 मिलेगा, और 17 पचे 85, 25 बार में कट गया। और ये 5 से कटा लेंगे तो 5 बार में कटेगा, तो मतलब 25 और ये 5, मतलब उसकी वैल्यू हो गई 525। तो 5% प्रॉफिट पे बेचना है तो 525 में बेचना पड़ेगा उसको। ऑप्शन नंबर ए के अंदर बिल्कुल भी सही चीज है ये। आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 23 नंबर सवाल कह रहा है आपसे, वर्तमान में ए और बी, ए जो है ना बी से 8 साल छोटा है, तो बी माइनस ए बराबर 8 साल होगा। यदि 4 साल पहले उनकी आयु का रेशियो क्या था? ए रेशियो बी क्या था? 1:2। तो 4 साल पहले ए की वैल्यू x थी तो बी की वैल्यू क्या थी? 2x थी। तो अभी प्रेजेंट में उनका एज क्या होगा? प्रेजेंट में ये तो 4 ईयर्स एगो, मतलब 4 साल पहले का था। तो भी ए की एज कितनी हो जाएगी? एक्स में 4 जोड़ दो, प्रेजेंट में आ जाओगे। 4 साल पहले में 4 जोड़ दोगे तो प्रेजेंट में आ जाएंगे। बी की वैल्यू 2x में 4 ऐड कर दो, और कह रहा है बी माइनस ए की वैल्यू 8 है, तो 2x प्लस 4 और माइनस कर दो इसके अंदर x प्लस 4 को। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 8 आनी चाहिए। तो हम करेंगे तो 2x प्लस 4 और माइनस सबको माइनस कर देगा इधर, तो प्लस माइनस कट जाएंगे और ये x बराबर 8 आ गया। तो कह रहा है बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? तो बी का वर्तमान आयु 2x प्लस 4 था ना, तो 2 इंटू 8 प्लस 4, तो 16 प्लस 4 बराबर 20 हो जाएगा। ये चीज खत्म है, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी सीधी सा सवाल था ये। कह रहा है इन सब में से डिफरेंट बताओ कौन सा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो यू वी डब्ल्यू मतलब 2 ऐड किया, इनके बाद ओ पी 2 ऐड कर दिया, ए में बी सी, टी के बाद यू भी 2 ऐड कर रखा है सब में, बी के बाद डब्ल्यू के बाद जेड करेंगे तो एक्स वाई जेड 3 ऐड कर रखा है, फिर पी में एस करेंगे तो क्यू आर पी मत क्यू आर एस, ठीक है, और क्यू आर एस इसमें 3 ऐड कर रखा है, फिर सी के बाद डी ई एफ 3 ऐड कर रखा है, बी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई 3 ऐड कर रखा है, सब में 3 3 ऐड कर रखा है, सही है। अब देखो जेड के बाद अगर हम अगर करेंगे क्या इसमें बी करेंगे तो जेड के बाद ए बी 2 ऐड करा तो बी आया, एस के बाद फिर क्या कर दिया हमने टी यू बी डब्ल्यू 4 ऐड करेंगे तो डब्ल्यू आएगा, एफ में जी एच आई जे 4 ऐड करोगे तो क्या जे मिलेगा, वाई में फिर 4 ऐड करेंगे तो सी मिलेगा। तो सिर्फ ए में हमने देखा थर्ड वाले में 2 ऐड कर रखा है, बाकी सब में थर्ड वाले में 4 ऐड कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सबसे डिफरेंट है, तो करेक्ट आंसर ए बनेगा। 25 नंबर सवाल देखो कह रहे सी डैश बी एन डैश डैश बी डैश डैश एच, जो भी यहाँ पे है उनको नोट डाउन करो, सी डैश बी एन डैश डैश बी डैश डैश एच डैश बी डैश एच। तो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पर लोग क्या चीजों को सुधारेंगे, पता है कि यहाँ पे सी और डैश बी, ठीक है, बी के जस्ट बाद यहाँ पे एन लिख रखा है, बात समझ में आ गया, तो बी के जस्ट बाद यहाँ पे आप एन कर दो, और बी के बाद एन है तो एन के बाद यहाँ पे क्या आ गया एच आ गया, तो यहाँ पे भी एन के बाद एच कर लो, ठीक है, और एच के जस्ट बाद यहाँ पे सी आ गया है, दिख रहा है आपको, तो इसमें भी एच के जस्ट बाद सी कर दो, सी के जस्ट बाद अगर भी मिला तो यहाँ पे भी सी के जस्ट बाद भी कर दो, और यहाँ पे भी सी के जस्ट बाद भी कर दो। अब भी के बाद देखो बी एन एच है, मतलब बी और एन होगा, तो यहाँ पे भी के जस्ट बाद बी और एन कर दो, तो मिल गया सी भी बी एन एच, सी भी बी एन एच, 3 पेयर मिल गया, जिसमें कि हमने पहले बी एच सी बी एन ऐड कर रखा, ये पेयर मिला सी बी बी एन एच का एक पेयर मिला, 3 बार हमने इसको यूज कर रखा, तो वी एच सी बी एन वी एच कहाँ पे लिखा है, वी एच ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। 26 नंबर देखो कह रहा है अगर प्लस को ना डिवाइड कर देंगे, डिवाइड से अगर तुलना मतलब रिप्लेस कर देंगे, ठीक है,
जहाँ प्लस है वहाँ डिवाइड कर दो, जहाँ डिवाइड है वहाँ प्लस कर दो, दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो। उसके बाद कौन सा इक्वेशन सही होगा, तो चलो ए से स्टार्ट करते हैं। 22 प्लस है तो यहाँ पे डिवाइड 11 कर दो, मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड की जगह प्लस कर देंगे तो इसकी वैल्यू ना 19 आनी चाहिए। 11 दूनी 22 और 18 8 दूनी 16 प्लस 3 19 आ गया, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर मिल गया, इसमें कहीं आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आज का सेट थोड़ा डिफिकल्ट था, टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन, ये जो बॉक्स है ये कुछ ऐसे बना है, तो अगर कोई चीज़ इधर फेस है और अचानक से उसका फेस इधर जा रहा है, मतलब गजब ऐसे जा रहा है, तो वो कितना डिग्री मुड़ा, ध्यान से सुनना। यहाँ था, अब वो डायरेक्ट यहाँ मुड़ा, तो मतलब यहाँ से पहले ये 90 डिग्री मुड़ा, 90 के बाद फिर उसको मुड़ा गया कितना 30, मतलब एक बार यहाँ फिर 90 मुड़ा और फिर उसको मुड़ाया गया 45 डिग्री। तो वही काम इसमें भी आप करोगे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे भाई, अच्छा चलो उतना नहीं करेंगे, 3 बार घुमाने से बेटर है ना कि इसको हम 2 बार घुमाएंगे, कैसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ये आसान हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से अच्छा क्लॉकवाइज घुमाओ। अगर कोई चीज़ यहाँ पे है उसको यहाँ लाने के बाद एक बार यहाँ पे 90 घुमाओ और उसके बाद 45 डिग्री घुमाओ क्लॉकवाइज। मतलब आउटर बॉक्स को ना, आउटर बॉक्स को आपको पहले बार 90 डिग्री घुमाना है क्लॉकवाइज, सेकेंड टाइम क्या करना है 45 डिग्री घुमाना है क्लॉकवाइज। तो इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले स्टेप में ऐसे आएगा, सेकेंड स्टेप में क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे कहाँ पे बना है, ए बी एंड डी के अंदर। अब इनर बॉक्स को क्या करना है, इनर बॉक्स जो है उसको क्या कर रखा है, देखो इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फर्स्ट स्टेप में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाओ और सेकंड स्टेप में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो आपका ये मिलेगा। तो इसको भी घुमाओगे तो कौन सा मिलेगा, तो जो चीज़ें इधर की ओर देख रही हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऐसे मिल जाएगा, और अगेन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये वाला ऐसे मिलेगा और ये वाला ऐसे खींचा रहेगा, जो कि ए के अंदर बिल्कुल भी परफेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है। दोनों बॉक्स को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाया गया, तो ए इसका सही आंसर है। 28 नंबर सवाल देखो, ये जो एरो ऊपर था अभी आ गया यहाँ, मतलब एरो यहाँ से यहाँ गया, मतलब ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा, तो इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे किस तरीके से, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है। आगे देखो, इसके अंदर वीडियो को रोक के दिमाग लगाओ, ये जो फाई का साइन है देखो नीचे आ गया, फिर यहाँ पे जो ये चक्र था वो जस्ट उसके आगे चला गया, तो ई जो है नीचे आ जाएगा और एम जो आगे चला जाएगा। नीचे में ई और एम कहाँ पे है, तो ई और एम बी में भी है, सी में भी है, तो बी एंड सी में से कोई एक आंसर हो सकता है, बी और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है, ई और एम यहाँ पे है। बट एक चीज़ ध्यान देना है कि जो ये चक्र था, ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये वाला साइन, ठीक है, ये कहाँ गया, इस कॉर्नर पे चला गया, तो एफ जो होगा ई वाले कॉर्नर पे चला जाएगा, तो एफ ई वाले कॉर्नर में सी में गया है और बी में डब्ल्यू आ गया, जो कि गलत है, सी सही आंसर है। 30 नंबर सवाल देखो, इसको पहले ना आपने जो प्लस लिखा था उसको मल्टीप्लाई कर दिया और जस्ट उसके बाद में हमने ये चीज़ें ऐड कर दी। तो देखो एक सर्कल के अंदर जो प्लस लिखा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा और ऊपर में बॉक्स डालेंगे तो ऐसे बनेगा, जो कि ई के अंदर बिल्कुल भी सही आंसर ही है, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और ए टू जेड स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे करंट अफेयर मिलेगी। और हाँ, पेड बैचेस ज्वाइन करना है तो ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और जो भी चीज़ें बाय करने बाय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल को चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में।